बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है सभी। तो देखिए बच्चों, हमने क्लास 12th राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स में पहला पार्ट खत्म कर लिया था। डेरिवेशन और थ्योरी उसकी पूरी हो चुकी है। न्यूमेरिकल्स बाकी थे और न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हमने कहा था कि भाई हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। वेक्टर में हमारा एक लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी, जिसमें मैंने आपको वेक्टर्स के बारे में समझाया था, वेक्टर्स को कैसे उनका संयोजन किया जाता है, ठीक है, और किस प्रकार से जो है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है, घटाया जाता है, ये सब हमने देखा था। आज के जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है, उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से वेक्टर्स को गुणा किया जाता है। गुणा कितने प्रकार से किया जाता है वेक्टर्स को? दो प्रकार का गुणन देखेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अदिश और सदिश गुणन। उसके अलावा हम कार्तीय तल में वेक्टर देखेंगे और किसी वेक्टर के अलग अलग दिशाओं में या अलग अलग अक्षों में घटक किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं, उसके कंपोनेंट्स किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं, ये हम देखेंगे। और अगर ये तीनों चीजें हमारे आज के लेक्चर में कवर हो जाती है तो आज का हमारा वेक्टर का ये लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद कल से हम न्यूमेरिकल्स और हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देंगे। अगर नहीं हो पाती है तो एक लेक्चर और बना के उसके साथ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। आप लोग अपनी कॉपी पेन किताब वगैरह तैयार कर लीजिए। अब हम इस वेक्टर्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट। देखिए बच्चों, हमने जो पिछला जो लेक्चर था उसमें देखा था वेक्टर्स को किस प्रकार से जोड़ा या घटाया जाता है। उसमें हमने दो नियम देखे थे, समांतर चतुर्भुज का नियम और बहुभुज का नियम। बहुभुज के नियम में हमने सिंपल से हेड और टेल मेथड का इस्तेमाल किया था कि हेड टेल से कैसे जोड़ा जाता है। समांतर चतुर्भुज में हमने जो है टेल टू टेल मेथड का इस्तेमाल किया था, जिसमें मान लीजिए एक वेक्टर था ए वेक्टर, एक वेक्टर था बी वेक्टर, तो उनकी पूंछ से पूंछ को मिलाया था। और फिर मैंने इसका क्या किया था, इसको रिजल्टेंट ज्ञात करने के लिए पहले मैंने इसको एक समांतर चतुर्भुज बनाया और इसका जो विकर्ण था वही क्या था, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था। तो मैंने आपको बताया था ये जो परिणामी सदिश है, रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं वेक्टर का। अगर आप मान लीजिए ध्यान नहीं आ रहा है तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं वहां से। और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो भी एक बार आप पिछला वेक्टर जरूर देखिए, पिछला वीडियो जरूर देखिए वेक्टर्स का। चलिए आज देखते हैं सदिशों का गुणनफल किस प्रकार किया जाता है और सदिशों का कार्तीय निरूपण किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म और सदिशों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम सदिशों का गुणन देखेंगे। सदिशों के गुणन में दो प्रकार के गुणन हम देखेंगे आज। सबसे पहला है डॉट प्रोडक्ट मतलब कि अदिश गुणनफल और सेकंड है क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि सदिश गुणनफल, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, डिटेल देखनी है आपको तो फिर 11th क्लास की बुक से आप देख सकते हैं, बट हमारे जो चीजें काम आने वाली है वो डिटेल में अभी आपको बता रहा हूं बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है। चलिए तो डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं सबसे पहले, सदिशों का गुणन। तो इसमें दो प्रकार के गुणन हम देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं अदिश गुणनफल या अदिश गुणन। और सेकंड जो होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं सदिश गुणन, ठीक है बच्चों। ये दो प्रकार के हमारे जो है गुणन होते हैं। चलिए अब सबसे पहले देख लेते हैं अदिश गुणन का क्या मतलब है। तो देखो मान लो दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर हैं, इनको आपको गुणा करना है। गुणन की बात कर रहे हैं तो गुणा ही करेंगे। तो अगर मैं मान लो सबसे पहले अदिश गुणन की बात करूं तो नाम से भी पता लग रहा है डॉट प्रोडक्ट, इनके बीच में डॉट लगती है। जब अदिश गुणन करते हैं तो नाम से पता लग रहा है डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, तो इनके बीच में क्या लगाते हैं, गुणा के लिए डॉट। जैसे गणित में आपने देखा होगा एक्स डॉट वाई होता है तो हम उसे एक्स वाई लिखते हैं, ठीक है। डॉट का मतलब क्या होता है, गुणा भी होता है, ठीक है। तो एक वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो फल निकल के आता है इसमें अदिश गुणनफल में, वो हमेशा अदिश निकल के आएगा। अब अदिश का क्या मतलब है कि भाई ये सदिश है मान लिया, ये सदिश है मान लिया, पर जब इनका डॉट प्रोडक्ट नहीं करोगे तो जो निकल के आएगा वो अदिश आएगा। मतलब क्या निकल के आएगा, परिमाण निकल के आएगा, सिर्फ इसमें दिशा नहीं आएगी। जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो सिर्फ इनका क्या निकल के आएगा, इनके गुणन का परिमाण निकल के आएगा। समझ में आ रही बात, तभी तो अदिश है। अदिश का मतलब ही क्या है, परिमाण, ठीक है। चलिए तो अगर मान लीजिए आपको ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूं डायरेक्ट। मान लीजिए दो जो सदिश हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर आपको ज्ञात करना है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा वगैरह देख लेते हैं हम। वही एक मान लो ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है,
ठीक है, इनके बीच में मुझे अदिश गुणन ज्ञात करना है। इनके बीच में मान लो कोण है थीटा, इनके बीच में मान लो कोण है थीटा, और ज्ञात करना है मुझे इसका अदिश गुणनफल। तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा, मॉड ए मतलब ए का परिमाण, मॉड बी मतलब बी का परिमाण, और कॉस थीटा जो कि एक परिमाण ही आएगा, मान ही तो आएगा यहाँ पे। तो इसीलिए ये जो चीजें हम ले रहे हैं ये भी एक अदिश राशि, क्योंकि मॉड ले रहे हैं, परिमाण ले रहे हैं, परिमाण क्या होता है, अदिश होता है, ये भी अदिश, ठीक है। और कॉस थीटा खुद अपने आप में एक मान लो 60 डिग्री है या 30 डिग्री है, उस हिसाब से कॉस 30 या कॉस 60 का जो मान आएगा वो भी अदिश। तो इनको गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, अदिश। इस वजह से ये क्या कहलाता है, अदिश गुणनफल। तो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है क्या आता है, अदिश गुणनफल आता है। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि वही जो हमने उसमें सीखा था समांतर चतुर्भुज में, मिलानी टेल से टेल ही है, टी से टी ही मिलानी है, ठीक है, टेल से टेल, ठीक है। एक गाना था ताल से ताल, तो वो ताल से ताल मिला, तो टेल से टेल को आप ताल से ताल मिला के साथ संदर्भ में उससे कनेक्ट करके चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है। तो टेल से टेल ही मिलानी है आपको। समझ में आ गई क्या बात। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं इसका। मान लो एक वेक्टर है, उसका परिमाण है 3, दूसरा वेक्टर है उसका परिमाण है 5। ध्यान रखना यहां पे मैं परिमाण की बात कर रहा हूं सिर्फ, और इनके बीच का कोण है मान लो थीटा 60 डिग्री। तो कैसे निकालोगे इसका, मान लो ये ए वेक्टर, ए वेक्टर का मॉड है 3, बी वेक्टर का मॉड है 5। ये जो ए वेक्टर था इसका मॉड है 3, बी वेक्टर का मॉड है 5, दोनों के बीच में कोण था थीटा। तो मुझे अगर ए डॉट बी निकालना है तो कैसे निकालूंगा, डॉट, ये ध्यान रखना डॉट निकाल रहा हूं, अदिश गुणनफल निकाल रहा हूं, डॉट आ गया मतलब अदिश गुणनफल। तो मॉड ए मतलब 3 इंटू मॉड बी मतलब 5 कॉस थीटा, तो कॉस और 60 डिग्री। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। फिर इनके मान ज्ञात कर लेना, 5 3 15 cos 60 का मान डाल देना जो भी होता है, और आपका मान आ जाएगा। समझ में आ गई बात, इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर मान लो आपको मैं एक स्थिति देता हूं यहां पे कि भाई एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, इनके बीच में है कोण 120 डिग्री का। मैं पूछूं बताओ इनका मान क्या आएगा, तो आप बड़ी खुशी खुशी बोल दोगे कि सर मॉड ए मॉड बी कॉस 120 डिग्री। गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे हेड से टेल मिल रही है, जबकि हमें तो ताल से ताल मिलानी है, ठीक है। तो हेड से टेल तो मिलेगा ही नहीं, ताल से ताल मिलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, समांतर रूप से इसको स्थापित करेंगे। कैसे करेंगे, टेल से टेल मिलाने के लिए इस 5 वाले को उठा के यूं रख दूंगा मैं यहां, इस 5 वाले को यहां से उठा के यहां रख दूंगा। अच्छा ये कोण 120 था, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और हमारा जो डॉट प्रोडक्ट निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा। समझ में आ गई क्या बात, डॉट प्रोडक्ट यही निकल के आएगा हमारा। आ गई बात समझ में। तो ये होता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। समझ में आ गई बात। अगर टेल से टेल नहीं मिलाई तो गलत हो जाएगा, अगर आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। इसको उठाओ, मैंने बताया था सदिशों की पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, समांतर रूप से उठा के उसको विस्थापित कर सकते हैं बिना उसकी दिशा बदले, बिना उसकी दिशा और परिमाण बदले सदिश को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं। तो इसको उठा के यहाँ रख दिया मैंने, और ये मान लो यहाँ था पहले डॉट, ये डॉटेड लाइन बना दी, ये 120 था तो ये 60 आएगा। तो योग क्या होता है 180, रैखिक कोण युग्म बन रहे हैं ये, तो रैखिक कोण युग्म में योग कितना होता है 180, तो ये 60, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, इसे आप कॉपी कर लीजिए पॉज करके, फिर आगे देखते हैं हम। अब सेकंड जो है हमारा बच्चों, तो दूसरा प्रकार का जो मैंने आपको बताया था वो था सदिश गुणन। सदिश गुणन जिसे मैंने क्या बताया था, क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जब हम वेक्टर्स को, दो वेक्टर्स को गुणा करेंगे तो ए क्रॉस बी लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी, और ध्यान रखना इसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा वो हमें सदिश प्राप्त होगा। मान लो इसको गुणा करके जो वेक्टर आया, तो सी पे भी वेक्टर लगाना पड़ेगा आपको, सी पे भी वेक्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो गुणनफल प्राप्त होगा वो हमेशा क्या आएगा, सदिश आएगा। डॉट प्रोडक्ट में अदिश और क्रॉस प्रोडक्ट में सदिश, तो नाम से ही पता लग रहा है ये। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे मान लो
ध्यान से देखना इसको। मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर, इस तरीके से है, इस तरीके से। इसको उठा के मैंने इसकी टेल से टेल मिलाई, यूं रख दिया। अब ये पूछ रहा है कि भाई ए क्रॉस बी बताओ। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना भैया, क्रॉस प्रोडक्ट को, क्रॉस प्रोडक्ट को ध्यान से समझ लेना। क्रॉस प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। अदिश गुणनफल इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सदिश गुणनफल में थोड़ा दिशा वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़ा ध्यान से देख लेना आप। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसको उठा के मैंने यहां रख दिया। अब ए क्रॉस बी निकालना है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो सी वेक्टर आएगा। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट में या सदिश गुणनफल में या सदिश गुणन में ये जो परिणामी सदिश प्राप्त होता है हमें, ये परिणाम निकल रहा है ना इसका, तो ये जो परिणामी सदिश प्राप्त होगा, यह परिणामी जो सदिश होगा, यह परिणामी सदिश दोनों सदिशों के लंबवत होता है। ये बात ध्यान रखने वाली है, लंबवत होता है। समझ में आ गई क्या बात? ये दोनों सदिशों के क्या होता है? लंबवत होता है। भैया ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। अब बोले सर ये लंबवत का क्या सिस्टम है, ये लंबवत का क्या मतलब है? तो देखो, मान लो ये ए इंटू बी है, ठीक है। तो ये जो मैं सी वेक्टर जो निकालूंगा ना, वो यू इस तरह से होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ये ए के साथ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा और बी के साथ भी कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। ए वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, जो ए के साथ और बी सी वेक्टर जो परिणामी सदिश होगा, किसमें? सदिश गुणन में। किसमें? सदिश गुणन में जो परिणामी सदिश निकल के आएगा, वह दोनों जो सदिश है जिनको गुणा किया था उनके क्या होगा? लंबवत होगा। इसके साथ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा और इसके साथ भी, तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब या तो इधर आ सकता है, ऊपर की तरफ आ सकता है, या अंदर की तरफ नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। एक बार मैं इसको आपको उदाहरण की सहायता से समझा देता हूं। तो देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। इसको इनकी तरह लगा देता हूं मैं। ए वेक्टर इस दिशा में, इसको यहां रख दिया, बी वेक्टर इस दिशा में, इसको यहां रख दिया, ठीक है। इनके बीच में ये कोण बन गया थीटा डिग्री का, ये कोण बन गया थीटा डिग्री। अब इसका जो परिणामी सदिश निकल के आएगा वो या तो यहां आएगा इस तरीके से, ये इस तरीके से आएगा परिणामी सदिश, जो इस वाले के, ब्लैक वाले वेक्टर के और येलो वाले वेक्टर के दोनों के क्या है? ये लंबवत है। दोनों से क्या बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। या तो इधर आएगा, अच्छा नीचे भी तो लगाऊंगा तो भी तो लंबवत ही माना जाएगा। अगर इस वेक्टर को मैं नीचे लगा देता हूं इस तरीके से, ठीक है, जैसे ये दो वेक्टर हैं ऐसे, ये एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, ये मैंने लगा दिया, नीचे लगाया, तो या तो इधर, ये इधर भी इससे 90 डिग्री का, इधर 90 डिग्री का बना रहा है। ये इन दोनों का क्या है? परिणामी सदिश है। कौन से गुणनफल का? सदिश गुणनफल का, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये यहां पे भी तो लगा सकता हूं मैं, यहां भी ये 90 डिग्री का ही कोण बना रहा है दोनों के साथ, ठीक है। तो परिणामी सदिश की दिशा जो होगी वो तो हम अभी ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं बताऊंगा। बट मेन चीज ध्यान रखने वाली जो एक और है वो क्या है कि भैया ये जो है, ये दोनों वेक्टर्स के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये तो इंपॉर्टेंट चीज है ही ना, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए आप सबसे पहली बात तो। चलिए, अब ये जो मैंने आपको बताया कि ऊपर भी हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ, तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे? इसको ज्ञात कैसे करें? तो ये 11th क्लास में आपने देखा था, इसके लिए दो तरीके थे। दो तरीके क्या थे? पहला जो हमने तरीका देखा था वह तो था आपका जो है पेच वाला नियम था, ठीक है, पेच वाला नियम था। और एक दक्षिण जो दाएं हाथ का नियम है, राइट हैंड रूल, वह भी था। और स्क्रू रूल, ये दो नियम थे। तो दिशा ज्ञात करने के लिए, परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात करने के लिए, परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात करने के लिए परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात करने के लिए किस का इस्तेमाल करते हैं हम? या तो पेच वाले नियम का, पेच का नियम लगाते हैं,
जिसे हम कहते हैं, पेज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्रू, तो स्क्रू रूल, ठीक है, या दक्षिणास्थ नियम लगाते हैं, ठीक है, राइट हैंड रूल भी लगाते हैं हम इसमें, दक्षिणास्थ नियम, तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो दो नियम हो गए इसके, एक तो ये हो गया और एक दक्षिणास्थ नियम हो गया, दक्षिण हस्त नियम। अब कैसे लगाते हैं वो देख लो, इसे कहते हैं राइट हैंड रूल, ठीक है। तो इसे कैसे लगाएंगे वो देख लो। तो दिशा क्या होगी ये डिसाइड करने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हम जा कहां से कहां रहे हैं, गुणा किसका निकाल रहे हैं, गुणा किस चीज का निकाल रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो गुणा किसका निकाल रहे हैं वो देखने के लिए देखो क्या करेंगे हम, देखिए ए से बी में जाना है, जैसे मान लो आपको ए से, जैसे ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है ना, तो आप क्या करो, यहां एक पेज रख दो, इस जगह यहां पे क्या रख दो, एक पेज, मान लो कोई पेज रखा हुआ है। अब ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए से बी की ओर घूमना है आपको, किस ओर घूमना है, ए से बी की ओर। तो जिस ओर घूमना है पेज को उसी तरफ घुमाओ, पेज को उसी तरफ घुमाओ, समझ में आ रही है बात। ए से, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए से बी की ओर, तो पेज को रख के यहाँ पे और उसी दिशा में घुमाओ, जैसे घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है ये, तो घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाओ। अब आपको पता है इस तरह से उल्टी साइड में जो है पेज को घुमाते हैं तो पेज खुलता है और बाहर की ओर आता है, टाइट करते हैं तो अंदर जाता है और ढीला करते हैं या खोलते हैं तो बाहर की ओर आता है। तो अगर बाएं हाथ की तरफ घुमाओगे आप, सॉरी घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाओगे, क्योंकि ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए से बी की ओर है वेक्टर, ए से बी की ओर, बी क्रॉस ए होता, पहले बी आता ए बाद में आता, तो बी से ए की ओर मानते, तो ए क्रॉस बी है तो ए से बी की ओर, तो इसको उल्टा घुमाओगे यूं, इस तरीके से घुमाओगे, इस तरीके से घुमाओगे तो पेज बाहर आएगा, बाहर आएगा मतलब ऊपर की तरफ आएगा, तो आप बता दोगे कि बोले जो इसका परिणामी सदिश होगा उसकी दिशा बाहर की ओर होगी, ठीक है। अच्छा बी क्रॉस ए होता, बी क्रॉस ए होता तो बी से ए की ओर घुमाते, तो फिर यूं घुमाते सीधी दिशा में, सीधी दिशा में घुमाते तो पेज सीधी दिशा में यूं घूमता, यूं घूमता तो अंदर की ओर जाता, अंदर की ओर जाता तो क्या होता, ये जो मतलब नीचे की ओर जाता, तो आप दिशा कौन सी बताते, उस तरफ बता देते। तो ये तो स्क्रू रूल हो गया। इससे ज्यादा आसान कौन सा है हमारा, दक्षिणास्थ नियम, कि जैसे ए से बी की ओर जा रहे हो तो अपनी उंगलियों को, सीधे हाथ की उंगलियों को ए से बी की ओर घुमा दो, आपके अंगूठे की दिशा कहां आ रही है, ये वाली आ रही है, तो इसका मतलब जो परिणामी सदिश होगा वो इस दिशा में ऊपर की ओर होगा। और बी से ए की ओर जा रहे हो तो उंगलियां यूं घूमेंगी, बी से ए की ओर में यूं नहीं घुमा सकते आप, यूं घुमानी है आपको, ठीक है, यूं घुमाओगे बी से ए के लिए, तो अंगूठे की दिशा कहां आएगी, नीचे की ओर, नीचे की ओर आएगी ना, तो इस वजह से आप कह सकते हो कि परिणामी सदिश की दिशा नीचे की ओर है या पीछे की ओर है, कैसे ही बता सकते हैं आप। समझ में आ गई बात। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट में परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात करने का तरीका, ठीक है। अब इसका परिमाण कैसे ज्ञात करें भाई, ये जो परिणामी सदिश है मैंने बताया कि दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो परिणाम निकल के आएगा वो सदिश होगा, सदिश होगा तो इसकी दो चीजें होंगी, परिमाण, परिमाण मतलब मॉड सी, और दिशा, दिशा क्या होगी वो तो भाई मैंने बता दिया कि भाई दोनों के लंबवत होता है और दिशा ऐसे ज्ञात करनी होती है, दाएं हाथ का नियम लगा लो या स्क्रू रूल लगा लो। अच्छा अब परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे इसका, तो परिमाण ज्ञात करने का फॉर्मूला लिख लो, परिमाण जो होता है इसका वो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। जब डॉट प्रोडक्ट किया था तो क्या लिखा था हमने, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और इसमें क्या लिखेंगे, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। परंतु जब पूरी तरीके से एक साथ दिखाते हैं इसको तो ए क्रॉस बी को तो कैसे लिखेंगे, ए बी साइन थीटा, ये तो परिमाण आया है, जबकि ये क्या होता है पूरा सदिश रूप में होता है, तो ये सदिश रूप में होना चाहिए। अब वहां पे आप दिशा कैसे बताओगे, ऐसे थोड़ी बोलोगे यूं, बोले हमने यूं घुमाया ये है दिशा ये है, लिखोगे वहां पे तो क्या लिखोगे आप, तो उसके लिए आप इसको दर्शाओगे एन कैप, भाई हाथ से थोड़ी बताओगे, लिखते समय तो ये लिखना पड़ेगा ना कि दिशा एन कैप है, या एन कैप वेक्टर लेंगे हम, एक सदिश ले लेंगे। एक सदिश क्या करता है, मैंने शुरू में बताया था आपको, दिशा का काम करता है, दिशा बताने का काम करता है ना। तो कॉपी में आप ये थोड़ी लिखोगे कि ऊपर की ओर नीचे की ओर, ठीक है, या कॉपी में ऐसे इशारे करके थोड़ी बताओगे अंगूठे से कि हमने ऐसे घुमाया ऐसे आया, कॉपी में तो आपको कोई यूनिट वेक्टर दिखाना पड़ेगा, एक एक सदिश
दिशा दर्शाने के लिए, तो वो दिशा एन कैप दर्शाएगा। तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, ए वेक्टर ए मॉड बी साइन थीटा। ये तो हो गया उस सदिश का परिमाण और उसकी दिशा ये हो गई, ये तो हो गई दिशा एन कैप। तो क्योंकि आपको पता है एक एक सदिश क्या बताता है, दिशा, और ये क्या हो गया उसका परिमाण हो गया। समझ में आ गई क्या बात आ गई समझ में। तो जैसे यहाँ पे सी वेक्टर आया था, मान लो ये परिणामी सदिश हो गया, या परिणामी सदिश को आर से दर्शाते हैं तो आर वेक्टर आ गया, तो आर वेक्टर जो है तो आर का परिमाण को ऐसे दर्शाएंगे और आर की दिशा को ये दर्शाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया भाई हमारा, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, फिर इसमें और दो चार चीजें हैं जो मैं बताऊंगा आपको, दो तीन पॉइंट बताने हैं आपको। ठीक है, वो आप देखेंगे, तो पहले इसको आप नोट कर लो पॉज करके, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी हमने दोनों प्रकार के जो सदिश थे उनके गुणनफल की बात की, समझ में आ रही बात। तो उसमें हमने सबसे पहले तो क्या किया, डॉट प्रोडक्ट की बात की, फिर हमने क्रॉस प्रोडक्ट की बात की। तो मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों को हमें दोनों करना है, एक बार इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, एक बार हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। लेकिन इसमें मैंने एक चीज बोल दी कि इन दोनों के मध्य कोण जो है इस बार 90 डिग्री है, जो थीटा है वो खुद भी 90 है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, जो इनका परिणामी सदिश निकल के आएगा क्रॉस वेक्टर में वो तो 90 बनाएगा ही दोनों के साथ, वो तो ये तो 90 बनाएगा इसके साथ भी और इसके साथ भी, पर इस दोनों के बीच का थीटा भी तो 90 हो सकता है ना। तो इस स्थिति में मैं अगर ए डॉट बी निकालूंगा तो जीरो आएगा क्या, जीरो आएगा क्या, क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको ए डॉट बी का मान क्या बताया था भाई, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और थीटा का मान क्या है यहाँ पे 90, और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0। तो इस पूरे का मान क्या आ जाएगा 0। समझ में आ गई क्या बात। और ए क्रॉस बी का मान कितना आएगा, ए क्रॉस बी का मान 90 आ रहा है, तो मॉड ए इंटू मॉड बी, क्योंकि साइन 90 कितना होता है 1 होता है। चलो ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा मॉड ए डॉट मॉड बी, मॉड ए मॉड बी। क्यों, क्योंकि इसमें साइन थीटा आता है और साथ में एन कैप आता है, तो साइन थीटा का मान तो कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान तो कितना हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या यहाँ पे मॉड ए मॉड बी एन कैप। ठीक है, तो मेन चीज क्या बताना चाह रहा था, मेन चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर थीटा का मान 90 हो, थीटा का मान 90 हो तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य आएगा। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, शून्य। लिख सकते हो आप कि यदि सदिशों के बीच, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे फिजिक्स में हमारे 12th में क्वेश्चंस में बीच बीच में आएगी और हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं ये कैसे आया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें ध्यान रखने की जरूरत होती है, बस हमारा ध्यान नहीं जा पाता है, चीज होती है। अब मेन चीज क्या है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें थीटा 0 रखो 90 रखो, बट कई बार डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए आ जाता है, या आगे कंपटीशन वगैरह में छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन को हल करने में मदद करती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं, ये अगर हमें याद है या ध्यान है हमारे दिमाग में है तो हमारे लिए चीजें काफी आसान हो जाती है। ठीक है, तो यदि सदिशों के बीच थीटा बराबर 90 या दोनों, या ऐसे लिख देता हूं कि यदि दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो तो उनका अदिश गुणनफल या अदिश गुणन शून्य होता है। समझ में आ गई क्या बात। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट तो जो आएगा वो आएगा, लेकिन अदिश गुणन क्या होता है, शून्य। अच्छा ठीक है, अब मान लो एक वेक्टर मैंने लिया इस तरीके से और दूसरा वेक्टर इस तरीके से लिया, तो ये दोनों क्या है भाई, एक दूसरे के समांतर हैं। इनके मध्य कोण कितना है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। इसको एक तरीके से और लिख सकता हूं मैं, एक सदिश मैंने यूं लिया और एक सदिश मैंने यूं लिया, तो अब इनके मध्य कोण कितना हो गया, 180 डिग्री। टेल से टेल में लगाऊंगा तो इन दोनों स्थितियों में ए क्रॉस बी जो होगा वो शून्य हो जाएगा। ए क्रॉस बी जो होगा वो शून्य हो जाएगा। क्या, क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ए क्रॉस बी क्या बताया मैंने, ए वेक्टर इंटू
ए क्रॉस बी बताया मैंने, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। तो इसमें भाई थीटा का मान कितना आएगा, या तो 0, अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो उनके मध्य कोण कितना होता है 0 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा या तो 0 होगा या थीटा कितना होगा 180, और साइन 0 और साइन 180 दोनों ही क्या होते हैं 0, तो इसका मतलब ए ये पूरा क्या बन जाएगा 0, और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है मतलब सदिश जो गुणनफल है वो क्या आ जाएगा 0। तो सेकंड पॉइंट में यहां लिख रहा हूं, सेकंड पॉइंट में यहां लिख रहा हूं कि यदि दोनों, ये सदिश लिख लेना, यहां सदिश लिखना भूल गया, यदि दोनों सदिश परस्पर समांतर हो अथवा दोनों सदिश परस्पर क्या हो समांतर हो अथवा विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो। देखो यहां दिशा समांतर है, दिशा क्या है समांतर। अब इसकी टेल से टेल मिलाऊंगा तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, संपाती हो जाएंगे एक दूसरे के, तो दोनों के बीच का कोण बन ही नहीं रहा। थीटा जी कितना हो गया 90, ए वेक्टर भी यहीं पे, बी वेक्टर भी इसी रेखा पे आ गया तो 90। तो अगर समांतर हो तो थीटा 0, अथवा विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में होंगे फिर टेल से टेल मिलाओगे। मान लो एक सदिश यूं है, एक सदिश यूं है, विपरीत दिशा में है, बिल्कुल विपरीत, एकदम उल्टे। विपरीत का मतलब क्या, बिल्कुल उल्टा, एक इधर जा रहा है तो एक उधर जा रहा है, तो इनको टेल से टेल मिलाओगे तो कोण हमेशा 180 डिग्री प्राप्त होगा। तो यदि दो सदिश यदि दोनों सदिश परस्पर क्या हो, या तो समांतर हो अथवा विपरीत दिशा में हो, तो सदिश गुणन क्या होता है 0 होता है। ठीक है क्या, आ गई बात समझ में, उतार लो इसको, फिर इसका अगला पॉइंट समझाता हूं मैं। पॉज करके इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो इसको। अब बच्चों सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि क्या ए डॉट बी और बी डॉट ए की बात है क्या, क्या ए डॉट बी और बी डॉट ए की बात है क्या, बिल्कुल एक ही बात है। चाहे ए डॉट बी याद करो चाहे बी डॉट ए याद करो। देखो ध्यान से, मान लो एक वेक्टर है 5, एक वेक्टर उसका परिमाण है 5, एक वेक्टर उसका परिमाण है 3, दोनों के मध्य कोण था मान लो 30 डिग्री। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए डॉट बी निकालो, तो आप क्या निकालोगे 3 मॉड, क्या बताया था फॉर्मूला ए डॉट बी का, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बी डॉट ए का क्या निकालोगे, मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। मॉड ए कितना है 5, बी कितना है 3, कॉस थीटा कॉस 30। मॉड बी कितना है 3, मॉड ए कितना है 5, थीटा कितना है 30, क्योंकि यहाँ दिशा का काम ही नहीं है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये बताया मैंने आपको, तो मैं कह सकता हूं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए समान ही तो है। ठीक है, cos 30, cos 30 का मान जो आएगा वही आएगा, 5 × 3 वही 15 होगा। समझ में आ गई क्या बात, तो मैं कह सकता हूं कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है बी डॉट ए के। थर्ड पॉइंट देखो, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी समान होता है क्या, ये कह सकता हूं क्या। भाई डॉट में तो मैंने बोल दिया कि ए डॉट बी बोल लो या बी डॉट ए बोल लो, बात एक है, क्योंकि यहाँ तो हम परिमाण की बात कर रहे हैं, परिमाण समान ही आएगा लास्ट में। परंतु क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी समान ही होता है क्या, तो ये समान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था आपको कि जो परिणामी सदिश होगा, अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो दिशा आप यूं ज्ञात करोगे, उंगलियों को यूं घुमाओगे घड़ी की विपरीत दिशा में, इस तरीके से घुमाओगे, और बी क्रॉस ए याद करोगे तो यूं घुमाओगे। जिस दिशा में जा रहे हैं उंगलियां उसी दिशा में घुमानी है। ए से बी पे जा रहे हो, तो ए से बी में उंगलियां घुमाओ, बी से ए पे जा रहे हो तो बी से ए पे उंगलियां घुमाओ, और जो अंगूठे की दिशा होगी वो हमारी क्या होगी परिणामी सदिश की दिशा। तो ए से बी में अंगूठा इस तरफ आ रहा है, बी से ए में अंगूठा उस तरफ जा रहा है, दोनों की दिशाएं अलग अलग हो गई, दिशाएं अलग अलग हो गई ना। इसका मतलब ये बात सही नहीं है, अगर आप बराबर बताते हो तो ये बात गलत है। ठीक है, ये बराबर नहीं होंगे तभी ये बात सही होगी। हाँ, ये कह सकते हो आप कि इनका जो परिमाण होगा क्रॉस वालों का, तो वो समान हो सकता है। ठीक है, परिमाण समान हो सकता है, पर प्रोडक्ट के रूप में लिखो, वेक्टर के रूप में लिखोगे तो समान नहीं हो सकता। परिमाण तो कैसे समान होगा भाई, इसका परिमाण क्या बताया था मैंने, मॉड ए
मॉड बी साइन थीटा। मान लो कोण जो है इनके बीच का 30 डिग्री है, और इसका परिमाण मॉड ए मॉड ए साइन थीटा। अब मान लो ए वही 5 और 3 है, तो 5 इंटू 3 साइन 30 और 3 इंटू 5 साइन 30, तो कुल मिला के साइन 30 का मान 1/2 और 15, तो ये वही 15/2, ये वही 15/2। समझ में आ गई क्या बात? तो ये चीज तो आप कह सकते हो कि इनका परिमाण समान हो सकता है, परंतु क्रॉस में जब इनको सदिश रूप में लिखोगे तो वो समान नहीं होंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं भैया, इसको उतार लो, कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो इसको। चलिए अब लास्ट जो इसका पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो ये कहता है मान लो किसी सदिश को खुद से ही गुणा करो, आप किसी सदिश को खुद से ही गुणा करो। मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, अब इसको खुद से ही गुणा करना है, तो मैं क्या करूं, या तो एक ए वेक्टर इसके जैसा ही बिल्कुल इसी तरह का, इसका बिल्कुल इमेजिनरी ले लूं। अब इनको गुणा करूंगा मैं, तो इसकी टेल से टेल मिलाऊंगा, इसकी टेल से टेल मिलाऊंगा, इसकी टेल से टेल मिलाऊंगा, तो क्या होगा, इसकी टेल से टेल मिलाऊंगा तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, टेल से टेल तो तभी मिलेगी। ऐसे की ऐसे उठा के तो रखूंगा, टेढ़ा थोड़ी कर दूंगा, दिशा नहीं बदल सकते, इसको उठा के इसी पे रख सकता हूँ टेल से टेल मिलाने के लिए। तो दोनों के मध्य को जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 0। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो देखो क्या होगा, इसका क्या होगा, मान क्या होगा, कॉड मॉड ए इंटू मॉड ए आएगा, दूसरे का भी मॉड बी तो तब आता था जब यहाँ बी होता था, अब इसका भी मॉड ए और इसका भी मॉड ए और कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा मॉड ए कॉस, और थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। तो क्या कह सकता हूं मैं, ए स्क्वायर कह सकता हूं, क्योंकि कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, कॉस 0 क्या होता है, 1। ठीक है, साइन 0 0 और कॉस 0 1। चलिए क्रॉस में देख लेते हैं, क्रॉस में क्या होता है, क्या क्रॉस में भी ऐसा कुछ होता है क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर याद करोगे जब आप, तब क्या होगा, सॉरी ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, मैं तो दोनों सदिश समान ले रहा हूं ना। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में भी करोगे तो यही कि दूसरा भी ए वेक्टर लोगे, इसके उसके ऊपर रखोगे, टेल से टेल मिलाओगे, क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, दोनों में ही टेल से टेल मिलानी है, ताल से ताल ही मिलानी है, हमें टी टू टी मिलाना है। समझ में आ गई बात, ये बात ध्यान रखना, चाहे डॉट हो चाहे क्रॉस हो, तो यहां तक तो दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो तब क्या करेंगे, तो देखो इसको उठा के इस पे रखूंगा, टेल से टेल मिलेगी, थीटा वही 0 आएगा, थीटा 0 आएगा, तो अब की बार इसका कैसे निकालते हैं, मॉड ए साइन थीटा एन कैप, यही बताया फॉर्मूला मैंने आपको। ठीक है, अब साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। साइन 0 का मान क्या होता है, 0, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? देखो थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं मैं, लेकिन ये हमारा बिल्कुल बेसिक रिवीजन है, ज्यादा इसमें कुछ समझने का है भी नहीं। अगर फॉर्मूला पता है तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो दिख रही होती है, हमें फॉर्मूले में साफ पता लग रहा है कि अगर ऐसा करेंगे तो आ जाएगा, बट उस समय दिमाग नहीं लगा पाते हम, तो इसलिए अलग से इनको दिमाग लग जाए आपका इसमें, इसलिए अलग से लिखा है मैंने। इन चीजों को भी आप मतलब दिमाग में रखो, ध्यान रहे आपको। ठीक है, इसको कॉपी कर लो फटाफट, नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? अब देखिए कार्तीय रूप देख लेते हैं, सदिश का कार्तीय रूप, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है वेक्टर की, तो कार्तीय तल तो आप समझते हैं सब, कार्तीय तल क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ के आए, 10th में पढ़ के आए हैं आप, कार्तीय तल तो सभी पढ़ के आए हैं। कार्टेशियन फॉर्म, सॉरी कार्टेशियन, कार्तीय रूप सदिश का, सदिश का कार्तीय रूप। ठीक है, अब कार्तीय रूप क्या होता है, देखो भाई जो हम ये दिशाएं बनाते हैं, अक्ष बनाते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ठीक है, ये कार्तीय रूप होता है। अब सदिश का कार्तीय रूप क्या होता है, इसको समझने के लिए देखो 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय।
ठीक है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। समझ में आ रही है बात? देखिए सबसे पहले एक विमीय की बात कर लेते हैं हम। मेरे को लगता है पेन को थोड़ी इंक पिलानी पड़ेगी, तो पेन को इंक पिला देता हूं मैं और मैं भी पानी पी लेता हूं, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं अब एक विमीय का क्या मतलब है। एक विमीय, 1 डायमेंशनल, एक विमीय का मतलब है किसी भी एक दिशा में, किसी एक सीधी रेखा में, किसी एक दिशा में। जैसे मान लो कोई बॉल है, लुढ़कती हुई जा रही है एक सीधी रेखा में, ये मान लो एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक बॉल मैंने यहां रखी, लुढ़कती 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 इसी दिशा में यहां पहुंच गई, तो मैं कहूंगा ये एक दिशा में गति कर रही है, एक विमीय गति कर रही है इस दिशा में। या इस दिशा में ना जाके, इस दिशा में ना जाके ये इस दिशा में जा रही है, सिर्फ इस दिशा में जा रही है, बिल्कुल यहां थी कोई वस्तु, यहां रखी थी, बढ़ते 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 यहां पहुंच गई, तो भी ये एक विमीय गति कर रही है ये वस्तु। दरअसल 11th क्लास में जो वेक्टर्स का जो पार्ट था वो हमारे गति वाला जो पार्ट था उसी में से तो निकल के आया था। जो तल में हमने गति पढ़ी थी, मोशन इन ए प्लेन, उसी में तो वेक्टर था, तो बेसिकली गति से संबंधित करके ही हमें वेक्टर पढ़ाया गया था। ठीक है, अब मान लो कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी वस्तु है जो आगे भी बढ़ रही है और ऊपर भी जा रही है इस तरीके से। अब ये देखो इधर x में भी बढ़ रही है और ऊपर जा रही है, धीरे धीरे तो y में भी बढ़ रही है, तो ये कैसी गति कर रही है? ये द्विविमीय कर रही है। तो सेकंड वाला जो पार्ट है हमारा वो क्या हो गया? द्विविमीय। ठीक है, जब सिर्फ इधर जा रही थी तो एक इस दिशा में गति कर रही थी, एक विमीय। सिर्फ इधर जा रही थी तो एक दिशा में गति कर रही थी, एक विमीय। अब आगे भी बढ़ रही है और ऊपर भी जा रही है तो द्विविमीय गति हो गई। समझ में आ रही है बात? आगे भी बढ़ रही है, आगे भी जा रही है और ऊपर भी बढ़ रही है। ठीक है, अब तल पे, ये जो तल है इस पे तो हम द्विविमीय गति तक ही दिखा सकते हैं, या तो एक विमीय गति दिखा सकते हैं या द्विविमीय गति दिखा सकते हैं। त्रिविमीय गति दिखानी है तो हमें आकाश का उदाहरण, आकाश में या फ्री स्पेस में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि त्रिविमीय को बोर्ड पे मैं अक्ष बना तो सकता हूं कि ये भाई हमारी त्रिविमीय गति है, बोर्ड पे मैं बना तो सकता हूं इसे कि भाई ये हमारी त्रिविमीय गति है ये वाली, परंतु वास्तव में अगर हम समझेंगे तो उसको आकाश पे ही समझ सकते हो आप। जैसे ये कोई वस्तु रखी है आकाश में, ठीक है, तो इस तरफ इसका एक्स अक्ष ले लेते हैं, इस तरफ इसका वाई अक्ष ले लेते हैं, सॉरी इस तरफ इसका प्लस का एक्स, इस तरफ इसका माइनस का एक्स, इस तरफ इसका प्लस का वाई, इस तरफ इसका माइनस का वाई, और जो तिरछा हम लेते हैं वो प्लस का जेड और माइनस का जेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम ले तो सकते हैं। बेसिकली जो जेड अक्ष है वो क्या है? वो ये है, ये जेड अक्ष है। इस तरफ मतलब तीनों अक्षों के मध्य कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। तो ये जेड अक्ष है, प्लस का जेड इस तरफ और माइनस का जेड अंदर इसमें छेद करके, अंदर अगर मैं इस पेन को रख दूंगा इसी जगह तो वो क्या हो जाएगा? माइनस का जेड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी त्रिविमीय होती है। अब वेक्टर्स में ये क्या काम आती है? तो वेक्टर्स में बेसिकली ये अक्ष जो है इनका एक ही चीज है, दिशा का काम है। यहाँ पे सिर्फ किसका काम है? दिशा का। सिर्फ और सिर्फ दिशा दर्शाने के लिए काम में लेते हैं हम इसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष को। तो दिशा किससे दर्शाते हैं? आपको पता है दिशा हम दर्शाते हैं ऐकिक सदिश से। दिशा किससे दर्शाते हैं? ऐकिक सदिश से। ठीक है, जैसे एन कैप, कैप लगा देते हैं। ठीक है, अब एक्स दिशा में दिशा दर्शाने के लिए अलग ऐकिक सदिश का प्रयोग किया जाता है, वाई दिशा में अलग ऐकिक सदिश का प्रयोग किया जाता है और जेड दिशा में अलग ऐकिक सदिश का। इनको आई जे के से दर्शाते हैं हम। ठीक है, जैसे मान लो कोई वेक्टर है, मान लो इस तरीके से, ये ए वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर है ये। अब इस ए वेक्टर की एक्स दिशा में, एक्स अक्ष पे भी कुछ दिशा होगी, वाई अक्ष पे भी कुछ दिशा होगी और जेड अक्ष पे भी कुछ दिशा होगी इसकी। ठीक है, मान लो इसका परिमाण, अभी परिमाण ले लेते हैं, मान लो 5 है, इसका मोड तो 5 है, मोड ए तो कितना है? 5, और दिशा इसकी तीनों दिशाओं में। तो जो एक्स अक्ष में मैं इसकी दिशा लूंगा
वो मैं लूंगा आई कैप। वाई दिशा में जो वाई अक्ष पे लूंगा वो लूंगा जेड कैप, सॉरी जे कैप। और जेड दिशा में जो दिशा लूंगा या जेड अक्ष पे वो लूंगा के कैप। समझ में आ गई क्या बात? अब अगर मैं बोलूं कि भाई ए वेक्टर की जो है एक्स दिशा में क्या मान आएगा ए वेक्टर का, या ए वेक्टर एक्स दिशा में किस प्रकार दर्शाओगे आप ए वेक्टर एक्स दिशा में? तो देखो आपको पता है वेक्टर क्या होता है, उसके परिमाण और उसकी दिशा का गुणन। तो इसका परिमाण तो कितना है 5, और इसकी दिशा क्या पूछता है ये x, तो इसको मैं दर्शा दूंगा 5 आई कैप से। x दिशा में अगर कोई वेक्टर होता है तो उसको किससे दर्शाते हैं 5 आई कैप से। 5 तो क्या दर्शा रहा है इसका परिमाण, और आई कैप क्या दर्शा रहा है उसकी दिशा। आई का मतलब कौन सी दिशा ले रहे हैं x, क्योंकि x दिशा में हम क्या लेते हैं आई, y की तरफ j और z की तरफ k लेते हैं। समझ में आ गई इतनी सी बात आपको? चलिए अब मान लो कोई वेक्टर है बी वेक्टर है, मान लो बी वेक्टर है, उसका मॉड बी परिमाण तो है मान लो 4 इकाई, ठीक है। और वो पूछ रहा है भाई वाई दिशा में बी वेक्टर बताओ क्या होगा, वाई दिशा में याद करना है तो आप क्या लिख दोगे 4, और वाई दिशा में इसलिए क्या ले लेंगे जे कैप, परिमाण तो है उसका 4 और वाई दिशा में है क्या ले लेंगे जे कैप। अच्छा मिला के पूछ ले, दो में भी पूछ सकता है कि बी वेक्टर जो है वह 4 इकाई तो एक्स दिशा में, 4 इकाई तो एक्स दिशा में और 5 इकाई वाई दिशा में। अब पूछ रहा है वो बताओ अब कैसे दर्शाओगे बी वेक्टर को? तो सीधी सी बात है बी वेक्टर को कैसे दर्शा दूंगा मैं, बी वेक्टर हो जाएगा एक्स दिशा में तो 4 इकाई तो 4 आई कैप, और वाई दिशा में 5 इकाई। तो देखो वाई दिशा का दर्शाने के लिए मैं यहां प्लस लगाऊंगा और 5 जे कैप। समझ में आ गई बात? इनके बीच में प्लस जरूर लगेगा, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप। इसी तरह मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता 6 इकाई या 6 यूनिट्स जेड दिशा में, तो आप इसको कैसे दर्शाते बी वेक्टर बराबर 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 इकाई जेड दिशा में है तो 6 के कैप। बात आ गई क्या समझ में? 6 के कैप हो गया। तो इस प्रकार से आप अलग अलग दिशाओं में अलग अलग वेक्टर्स ज्ञात कर सकते हैं। यहां तक कोई समस्या है क्या? ठीक है, यहां तक वैसे मेरे ख्याल से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि बिल्कुल इजी है। एक्स दिशा में आई कैप, वाई दिशा में जे कैप, जेड दिशा में के कैप लेते हैं और जो उसका परिमाण होता है वो लिख देते हैं, साथ में उसकी दिशा लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में नोट कर लीजिए, एक बार इसको नोट कर लो फिर आगे देखते हैं। इसमें नोट कर लो इसको। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली अभी जो हमने देखा उसमें हम कर क्या रहे हैं, कि भाई ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। एक वेक्टर लिया था मैंने यहां से, ये वेक्टर लिया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई एक्स दिशा में मान लो इसका मोड है 4, परिमाण है 4, या ऐसे मत देखो आप, बेसिकली क्या समझो इसको ऐसे समझ लो, जैसे 0 है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मान लो इस तरीके से कुछ है ये वेक्टर, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा कि इसकी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग दूरी क्या होगी, ये चेक करना है मुझे। अलग अलग दिशाओं में इसकी अलग अलग दूरी क्या होगी, ठीक है। तो जैसे मान लो एक्स अक्ष से बात करता हूं मैं, इसकी एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितनी है 4, तो इसका एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट तो हो गया 4। वाई अक्ष से इसकी दूरी कितनी है 4, तो वाई अक्ष से भी इसका निर्देशांक कितना हो गया 4। और मान लो, अब वैसे तो जेड अक्ष यूं होनी चाहिए थी, इस तरीके से होती है जेड अक्ष, ठीक है, इस तरीके से होती है। और फिर हम जो है दूरी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। बट एक बार के लिए मैं एक काम करता हूं, 3 मान लेता हूं, ठीक है, कि जेड अक्ष से दूरी कितनी है 3। ये ए वेक्टर है, तो इसको दर्शाऊंगा कैसे मैं, अगर वेक्टर रूप में लिखूंगा तो अभी बताया मैंने आपको 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। समझ में आ गई है बात? इस चीज का क्या मतलब है? अभी जो मैंने आपको बताया
कार्तीय तल पे निरूपण वो इस तरीके से किया जाता है। एक्स अक्ष से दूरी थी 4, वाई अक्ष से दूरी थी इसकी 4 और जेड अक्ष से इसकी दूरी थी 3। तो ये क्या हो गया, इसके निर्देशांक हो गए। दो अक्षों के निर्देशांक तो आप 10th क्लास में वैसे भी याद करके आए हो निर्देशांक ज्योमेट्री में, कि निर्देशांक कैसे याद कर देते, उस बिंदु के सामने x का मान निकाल लेते तो उस बिंदु के सामने y का। अब एक z और आ गया है जो कि 11th क्लास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आता है, 12th में आपके अभी नहीं है वो, 10th तक मतलब जो बायो वाले बच्चे हैं वो नहीं पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, बाकी मैथ वाले बच्चे तो पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो ये आपका मान लो ये इस तरह से आ गया, तो इसको वेक्टर रूप में दर्शाना है तो आप क्यों दर्शा दोगे। समझ में आ गई क्या बात आ गई समझ में। मान लो एक और वेक्टर है इसमें, या पहले अच्छा ये ए वेक्टर आ गया, ये ए वेक्टर आ गया। अब मान लो मेरे को इस ए वेक्टर का मॉड याद करना है, इस ए वेक्टर का मॉड याद करना है, तो कैसे याद करूंगा भाई, ये तो इसका x का मान है, ये इसका y का मान है, ये इसकी z का मान है, तो इसका परिमाण याद करना है मेरे को। परिमाण कैसे याद करूंगा इसका, परिमाण याद करने के लिए देखो हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, वैसे तो पूरा डेरिवेशन है उसका, बट अभी मैं आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे याद करेंगे इसका, देखिए इसका जो फॉर्मूला है ए का या ओ ए का, ओ ए मान लो या ए वेक्टर मान लो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मॉड ए यहाँ की इस स्थिति में क्या आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 16 प्लस 9। ठीक है, बराबर 16 और 16 32 और 9 अंडर रूट 41। तो ये क्या आ गया, इसका परिमाण आ गया। बात आ गई समझ में। इस तरीके से आप जो है क्या याद कर सकते हो, परिमाण। अच्छा भाई इसकी दिशा याद करनी है मेरे को, क्या याद करनी है, इसकी दिशा, ए वेक्टर की दिशा क्या होगी। आप कहोगे सर ये दिशा ही तो दर्शा रहे हैं आई जे के, तो ये तो इसकी एक्स दिशा का वेक्टर बता रहा है, ये इसकी वाई दिशा का बता रहा है, ये इसकी जेड दिशा का बता रहा है। इसका खुद की दिशा, इसकी खुद की दिशा क्या होगी वेक्टर की, वो हमें याद करनी है। तो वो कैसे याद करेंगे, तो देखो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ए वेक्टर बिल्कुल शुरू में जब मैंने शुरू में पार्ट शुरू करवाया था तो क्या बताया था, कोई भी सदिश जो होता है वो क्या होता है, मॉड ए इंटू ए कैप, उसका परिमाण और उसकी दिशा का गुणन। तो यहां से मुझे अब दिशा याद करनी है, तो मैं कह सकता हूं एक तरह से मुझे ए कैप याद करना है। ए कैप याद करना है तो क्या होगा, मॉड वेक्टर ए बटे मॉड ए, वेक्टर ए बटे मॉड ए, यही होगा। ठीक है, तो चलो इसको याद कर लेते हैं। ये तो इसकी दिशा हो गई, दिशा ही तो याद करनी थी मेरे को, तो दिशा को अकेला छोड़ दिया, ये बटे में चला गया। अब ए वेक्टर कितना था, ये रहा 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप बटे मॉड ए कितना निकाला आपने, अंडर रूट 41। तो इसकी दिशा क्या आएगी, 4 आई कैप बटे अंडर रूट 41 प्लस 4 जे कैप बटे अंडर रूट 41 प्लस 3 के कैप बटे अंडर रूट 41। अब फिर इसका वो आगे परिमेयकरण वगैरह करके जो भी होगा वो बाद की बात है। तो कुल मिला के इसकी दिशा इस तरह से याद करोगे आप। समझ में आ गई क्या बात, यहां तक बात आ गई समझ में। इसको नोट कर लो, नोट कर लो इसको। अब हम देखेंगे कि भाई कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको प्रोडक्ट दिया हुआ वेक्टर दिया हुआ है, कार्तीय रूप में अगर आपको वेक्टर दिया हुआ है तो उसका डॉट प्रोडक्ट, उसका क्रॉस प्रोडक्ट, उसको जोड़ते उसको घटाते कैसे हैं ये भी देखेंगे अभी हम। अभी तो साधारण हमने सदिश का एक एक सदिश का देखा था, अब कार्तीय रूप में अगर आपको दिया हुआ है तो उसका कैसे ज्ञात करेंगे ये देखेंगे अब हम। समझ में आ गई बात, तो इसको उतार लो फिर आगे देखते हैं। पॉज करके नोट कर लो इसको। अब ध्यान से देखना, मान लो ये वही कार्तीय मतलब आपका जो कार्तीय रूप दिया हुआ है, कार्तीय रूप में मैंने एक वेक्टर बनाया इस तरह से ए वेक्टर, और एक वेक्टर इस तरह से बनाया बी वेक्टर। क्या दोनों की पूंछ से पूंछ मिली हुई है क्या, बिल्कुल मिली हुई है। चलिए ये ओ होता है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मान लो इसका x का मान पहले ए वेक्टर का निकाल लेते हैं। ए वेक्टर पे x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 4 और z का मान मैं 3 मान लेता हूं। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं वैसे, बट अभी मैं 3 मान लेता हूं। पहले यू इसकी तरह से लंब डाल के फिर निकाला जाता है, बट अभी डायरेक्ट मैं 3 मान लेता हूं। अच्छा, इसका मान x के लिए 4 मान लेता हूं, y के लिए कितना आ रहा है 2 मान लेता हूं, और z के लिए इसका मान जो है मैं 4 मान लेता हूं। चलो
ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ए वेक्टर की, तो इसको दर्शाओगे कैसे आप, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर की बात करूं तो, बी वेक्टर की बात करूं तो 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बात आ गई क्या समझ में? ठीक है, चलिए, सॉरी 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, जेड का मान तो 4 है ना इसमें, ठीक है। अब देखते हैं इनको जोड़ेंगे कैसे। तो अगर अब आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जोड़ना है तो बिल्कुल साधारण तरीके से जोड़ना है, कोई समस्या नहीं आएगी इसमें आपको। बस इन दोनों को जोड़ दो, आई वाले को आई के साथ जोड़ दो 5i कैप, 4 को 2 के साथ जोड़ दो 6j कैप, 3 को 4 के साथ जोड़ दो 7k कैप। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, चलो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है तो जैसे जोड़ा वैसे ही घटा दो, 2 में से 4 घटा दो तो माइनस का 2i कैप, 4 में से 2 घटा दो 2j कैप, 3 में से 4 घटा दो माइनस का k कैप, माइनस का 1k कैप। अब अगर देखा जाए तो ये जो प्लस माइनस है ना, ये जो माइनस प्लस है, ये सिर्फ इसकी दिशा को दर्शा रहे हैं कि आई कैप माइनस का आ रहा है, मतलब एक्स वाली दिशा नहीं, इधर वाली दिशा, ठीक है, एक्स डैश वाली दिशा। प्लस का 2 आ रहा है मतलब प्लस वाई में, माइनस का 1k कैप आ रहा है मतलब जेड में कौन सा निर्देशांक, माइनस का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जैसे मान लो ये x ये y, तो जेड जो है कुछ इस तरीके से ले सकता हूं मैं। अब जेड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? तो जेड जो है वो या माइनस का है, ये प्लस का है, और ये तो ये बेसिकली दिशा को दर्शा रहा है। अगर आप सिर्फ मोड की बात करोगे तो फिर इन चिन्हों को लगाने का कोई मतलब नहीं है, आप प्लस लगा सकते हो अगर सिर्फ मोड की बात करूं तो। बट अगर मोड की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो फिर चिन्ह भी लगाना है आपको। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई जोड़ने घटाने की। अब डॉट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, तो ये भी बिल्कुल साफ सिंपल सा है। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है आपको, तो कुछ नहीं करना, इनको आपस में गुणा कर दो, आपस में इनको गुणा कर दो तो क्या आएगा, देखो इनकी। अब देखो मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल रहा हूं, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में मैंने आपको क्या बताया था, इसका उत्तर क्या आता है, हमेशा अदिश आता है। तो मतलब यहां मुझे दिशाएं तो लेनी नहीं है, सिर्फ संख्याओं को गुणा करना है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बात खत्म। ये आई कैप जे कैप के कैप इसमें नहीं लेंगे हम, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, हमेशा अदिश होता है। ए डॉट बी क्या होता है, अदिश। जब ए डॉट बी अदिश है तो फिर हम दिशा क्यों लेंगे भाई? अब आई जे के लगा ही नहीं सकते, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा जो है अदिश गुणन जो होता है उसका जो परिमाण निकल के आता है वह भी अदिश निकल के आता है। इस वजह से इसके साथ आई जे के हम नहीं लगाएंगे। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, तो साधारण से इसको कर लो आप, 12 8 20 और 28, तो ए डॉट बी कितना आएगा, 28 आएगा। ये अभी आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीजें लग रही है, बट जब न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, त्वरण का पूछ के वेग पूछ लेता है, या त्वरण का वेक्टर देके वेग का वेक्टर पूछ लेता है, तो या फिर बल वगैरह में काम आता है, तब हमें फिर यही छोटी छोटी चीजें अटका देती है। ठीक है, तो वेक्टर पढ़ते समय बहुत छोटी लगती है, 11th में भी यही हुआ था, जब वेक्टर पढ़ा था तो अरे सर ये तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन जब क्वेश्चन करने पे आते हैं तो यही चीजें हम याद नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना भी है और साथ में फिर रिवाइज करना है इनको। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब जरा क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट में जो बायो वाले बच्चे हैं, जो मैथ वाले बच्चे हैं 12th क्लास में, वो तो डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मैट्रिक्स वाला, तो उसमें पढ़ लेंगे। पर बायो वाले बच्चे जो हैं वो इसे फॉर्मूले की तरह ही याद करें। ठीक है, फॉर्मूले की तरह कैसे याद करेंगे मैं बता देता हूं। देखो क्या करना है आपको, पहले इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर क्रॉस प्रोडक्ट बता देता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें डिटर्मिनेंट वगैरह काम आता है, तो इस वजह से उनको थोड़ा मुश्किल लगता है। बट आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में या कार्तीय रूप में बात करूं तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे याद किया जाता है दो सदिशों का, वो अब मैं बता रहा हूं। ये प्लस कर लिया हमने, ये माइनस कर लिया, ये डॉट प्रोडक्ट याद कर लिया। ठीक है, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे याद करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट याद करने के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं, बड़े ध्यान से यहां देखना। ए क्रॉस बी, ये अगर आपको याद करना है, ए क्रॉस बी,
और जब ये जो है कार्टेशियन फॉर्म में मतलब कि कार्तीय रूप में दिए हुए हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे? कार्तीय रूप में दिए हुए हैं तो a क्रॉस b कैसे ज्ञात करेंगे? जब साधारण रूप में वेक्टर दिया हुआ था, सिंपल वेक्टर दिया हुआ था, तब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए बी साइन थीटा बटे ए बी साइन थीटा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आया था। अब कैसे निकल के आएगा वो देखो आप। तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना होता है, इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं, बट मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। आई जे के है, यहां लिख दो आई कैप, यहां लिख दो जे कैप, यहां लिख दो के कैप। ठीक है, ये 12th का डिटर्मिनेंट, 12th क्लास में डिटर्मिनेंट निकालना सीखते हैं बच्चे मैथ में, तो बायो वाले बच्चे डायरेक्ट रटेंगे। अब इसको क्या कर सकते हैं, अब आपको क्या करना है, ये जो है इसके परिमाण जो है वो लिख लो। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल रहे हो ना, ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, पहले कौन आ रहा है ए, तो ए वाले के परिमाण लिख लो 2 4 और 3। फिर बी वाला बाद में आ रहा है तो बी वाले के लिख लो 4 2 और 4। समझ में आ गई क्या बात? चलिए अब ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं अपन। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें कई सारी गणित लगती है कि आई डॉट आई अगर समान सदिश तो क्या होता है, आई डॉट जे क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस आई क्या होता है, पर वो काफी डिटेल में जाना पड़ जाएगा। तो उसके लिए आप चाहें तो 11th क्लास की किताब खोल सकते हैं, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, ये आई से निकालना है, आई वाले पार्ट से, आई वाले पार्ट से निकालना है। सबसे पहले मतलब आपको आई को निकालना है, आई वाले को छुपा देना है। आई की लाइन में, आई की सिद्ध में दो चीजें आ रही है, आई की सिद्ध में दो चीजें आ रही है, एक तो ये लाइन आ रही है पूरी, एक ये लाइन आ रही है, तो इनको छोड़ दो, इस लाइन को पूरी को छोड़ दो, इस लाइन को पूरी को छोड़ दो, ध्यान से देखना। ठीक है, फिर क्या करना है, यहां पे लिखना है आई कैप और ब्रैकेट में इसकी लाइन को तो छोड़ दिया, इसकी लाइन को तो छोड़ दिया। अब बचा क्या, अब बचा ये, तो इसमें वज्र गुणा करना है आपको, 4 को 4 से करना है, 4 इंटू 4 माइनस, अब आगे की तरफ जाना है, ध्यान रखना आगे की तरफ, 4 यहां है, 4 था, 4 को तो 4 से कर दिया, अब आगे जाएंगे तो 3 आएगा, 3 को किससे करेंगे 2 से, 3 इंटू 2। बात आ गई है समझ में, बात आ गई समझ में, प्लस जे कैप। अब जे कैप ले रहे हैं तो जे कैप वाली लाइन को छुपा दो। अब जे कैप के अंदर कौन सी लाइन आ रही है, एक तो इधर वाली ये लाइन आ रही है पूरी, और एक ये लाइन आ रही है। इसकी सिद्ध में क्या क्या आ रहा है, तिरछे में नहीं सिद्ध में, तो सिद्ध में एक तो ये आ रहा है और एक ये और ये आ रहा है, तो ये गायब कर दो। अब बचा क्या, ये। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो अब आगे बढ़ेंगे हम, आगे कैसे बढ़ेंगे, पहले 4 से स्टार्ट किया था। ठीक है, अब आगे आओ, आगे कौन आ रहा है, 4 के आगे कौन आ रहा है, 3, 3 को तो कर दो 4 से, 3 को कर दो 4 से, फिर 3 के आगे आओगे तो वापस यहां पहुंच जाओगे, तो 2 को कर दो 4 से, 3 को 4 से, 2 को भी इस 3 को तो इस 4 से, और इस 2 को इस 4 से करना है आपको। बात आ गई क्या समझ में, बात आ गई समझ में। ठीक है, तो क्या करोगे, प्लस जे कैप, यहां तो ध्यान रखना माइनस आता है, यहां प्लस आता है, जे कैप 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए के कैप निकालते हैं, प्लस के कैप। अब के कैप निकाल रहे हैं, ये वैसे एक सीधी लाइन में आएगा, बट जगह की कमी की वजह से मैं नीचे लिख रहा हूं, आप एक पूरी सीधी लाइन में लिखना इसको, के कैप। तो अब के कैप वाली लाइन छुपा दो भाई, के कैप की सिद्ध में कौन सी लाइन आ रही है, एक तो ये और एक ये, इनको तो छुपा दो, इनको तो छुपा दो। ठीक है, और यहां आ जाओ भाई, ये वाली और ये वाली तो लेनी नहीं है हमें, तो अब यहां आ जाओ, 2 को तो इससे कर दो और 4 को इससे कर दो, तो 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था, आई कैप 4 इंटू 4 16 माइनस 3 दूनी 6, प्लस जे कैप 2 इंटू 4 8 माइनस 4 तिया 12, प्लस के कैप 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इंटू 4 16। तो ये हो जाएगा आई कैप, 16 में से 6 गए तो 10 आई कैप, 12 में से 8 गए तो माइनस के 4 जे कैप, 16 में से 4 गए तो माइनस के 12 के कैप। बात आ गई है समझ में आप लोगों को, बात आ गई सबको समझ में। ठीक है,
तो ये आपका जो है तरीका होता है दो कार्तीय रूप में दिए गए सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करना। पहले IJK लिख दो, फिर पहले जो वेक्टर दिया हुआ है उसके सभी घटकों के परिमाण लिख दो, फिर बाद में जो वेक्टर दिया हुआ है उसके घटकों के परिमाण लिख दो, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, सबसे पहले आई कैप पे आओगे तो आई कैप के ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को छुपा दो, फिर इसको इससे, फिर जे कैप पे आओगे तो जे कैप की ये वाली लाइन छुपा दो, इसको इससे, ठीक है। फिर के कैप पे आओगे तो के कैप की ये और ये लाइन छुपा दो, फिर 2 को इससे और 4 को इससे। बात आ गई समझ में? तो इस प्रकार से आप A क्रॉस B निकाल सकते हैं इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करके। समझ में आ गई क्या बात? सबके बात आ गई समझ में? ठीक है। अब इसमें देखिए ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया कार्टेशियन रूप में, कार्तीय पद्धति के रूप में। अब आपको क्या करना है, अगर आप लोग चाहो तो इसको डिटेल में 11th क्लास की बुक से पढ़ सकते हो, ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। और अगर आप थोड़ा पढ़ोगे, वैसे भी छुट्टियों का समय चल रहा है, पढ़ोगे तो थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज ही होगी और आगे काम ही आएगी, ठीक है। सिर्फ ये तो है नहीं, चलो 12वीं के पर्पज से तो ये सफिशिएंट है, बट सिर्फ 12वीं थोड़ी देखनी है आपको, आगे कुछ करोगे जीवन में तो वहां का काम आएगी ये सब चीजें, ठीक है। तो 11th क्लास की किताब खोलना, वेक्टर वाला पार्ट खोलना, उसको देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए आज हम इतना ही देखेंगे। अब इसमें एक छोटा सा एक प्रोडक्ट है गया, घटक ज्ञात करना अलग अलग दिशाओं में, कि भाई ये वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये थीटा बन रहा है, तो ये ए कॉस थीटा, ये ए साइन थीटा, अगर ये वेक्टर है तो। और दोस्त ये तो हो गई घटकों की बात कि घटक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, कंपोनेंट्स कैसे ज्ञात किए जाते हैं। इसके अलावा अगर 2 से ज्यादा वेक्टर है तो उनको कैसे जोड़ते घटाते हैं। तो ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है, 10 से 15 मिनट का, पर क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ वीडियो ज्यादा लंबा हो गया है, 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो चुका है और फिर उसे अपलोड करने में काफी समस्या आती है, तो इस पार्ट को अब हम जो है अगले वाले के साथ देखेंगे। और उस 10 से 15 मिनट के टॉपिक के बाद 15 मिनट का टॉपिक रहेगा तो 15 मिनट हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे और साथ में सेकंड पार्ट भी स्टार्ट कर देंगे हम अगले वाला जो टॉपिक है। तो कुछ उदाहरण देखेंगे हम पहले पार्ट के, ठीक है, कुछ उदाहरण देखेंगे पहले पार्ट के, कुछ उदाहरण और कुछ टॉपिक जो है मतलब शुरू का जो टॉपिक है वो हम सेकंड पार्ट का स्टार्ट कर देंगे। फिर अगले बार जैसे यही चलता रहेगा आगे का जो अब हमारी सीरीज रहेगी कि कुछ तो उदाहरण देखेंगे पहले पार्ट के और कुछ टॉपिक सेकंड चैप्टर का। इससे हमारा पहले पार्ट का रिवीजन भी होता रहेगा और सेकंड चैप्टर भी आगे बढ़ता रहेगा। पर सबसे पहले इस वेक्टर की जो छोटा सा टॉपिक रह रहा है उसको और खत्म करना है हमें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए तो अब अगली क्लास में देखेंगे इसको, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।